हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी, उसके पार्ट ए की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी की एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 12A के जो क्वेश्चन आंसर है उनको डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल देयर आर 51 क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में किया है। तो आज के पार्ट के अंदर हम जो फर्स्ट 26 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी आपको चैनल्स और जो पेजेस हैं उनकी जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहता है कि नेम द थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम एंड स्टेट मास एंड चार्ज ऑफ ईच एंड हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमारे एक एटम के बेटा तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सबसे पहला बेटा हमारे पास होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास बेटा न्यूट्रॉन और उसके बाद हमारे पास प्रोटॉन होता है। अगर मैं बात करता हूं किसी पर्टिकुलर एटम की, तो उस एटम के सेंटर में बेटा आपके पास होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसको हम कहते हैं दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन होता है और साथ में हमारा न्यूट्रॉन होता है। इसके अराउंड हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, सच दैट कि इनकी जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब जहां तक बात रहती है बेटा मास की, तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है और ये है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31। जहां तक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करते हैं, कहते हैं कि उनका मास लगभग सेम है, लेकिन ये भी बात सच है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से स्लाइटली हैवियर होता है। तो तभी आप यहाँ देख सकते हो बेटा 1.6749, यहाँ पे 1.6726 इंटू 10⁻27 इंटू 10⁻27 kg, यहाँ पे आपको सेम ही मिलेगा। जहां तक चार्ज की बात करें, तो जो न्यूट्रॉन है बेटा उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, बट जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए हमारे जो कोई एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली इनिशियली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻19 कूलम और प्रोटॉन पे बेटा 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए, आज जो हम ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको आप एंड तक जरूर देखना। इससे क्या होगा कि पूरा चैप्टर ही आपका रिवाइज हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बेटा एटॉमिक नंबर वो होते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके प्रेजेंट होते हैं बेटा किसी एटम के अंदर, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है। न्यूक्लियॉन्स होते हैं दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम को, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को हम कहते हैं बेटा आपके दैट इज मास नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए, बात यह है कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द एटम, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। कहते हैं कंपेयर करो इसका साइज विद एन एटम। तो देखिए, एक न्यूक्लियस का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻⁻14 होता है। तो और एक एटम की बात करो तो 10⁻10 होता है अप्रोक्सीमेटली। सो देयरफॉर अगर उनके कंपैरिजन की बात करें तो इसका साइज बेटा होता है 10⁻5 टू 10⁻14 टाइम दैट ऑफ द साइज ऑफ एन एटम। हाँ, रह जाता है बेटा नेम इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो न्यूक्लियस के अंदर दो ही चीजें मिलती हैं बेटा, एक प्रोटॉन और दूसरा आपके पास न्यूट्रॉन। ठीक है, एंड अगर मुझे एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो तो मैं इनको कैसे डिटरमिन करूंगा। जो एटॉमिक नंबर है ना बेटा वो एक्चुअली बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस, और जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि Z जो है, जो कि एटॉमिक नंबर है, उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता लग जाएगा। उसी नंबर को A से माइनस कर दो तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टेट द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ सोडियम दैट इज 1123 एंड ड्रॉ इट्स एटॉमिक मॉडल। तो देखिए, आप जानते हो बेटा कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो नीचे वाला होता है, मास नंबर ऊपर वाला होता है। तो ये आंसर दिया हुआ है। एंड जहां तक बात रहती है बेटा ड्रॉ इट्स एटॉमिक मॉडल, तो आपको पता है बेटा सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है। और मैंने आपको इसकी कन्फिग्रेशन के बारे में भी बताया था बेटा कि सबसे पहले हमारे पास टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन सा फॉर्मूला था बेटा, 2n का स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसमें 2 होंगे, उसके बाद 8 होंगे, उसके नेक्स्ट वाले में हमारे पास बेटा 18 होंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये 11 है तो पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे और लास्ट में 1 रह जाएगा। सो इसलिए बेटा इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा व्हाट आर आइसोटोप्स एंड गिव वन एग्जांपल। देखिए बेटा आइसोटोप्स हमारे एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है। जब वो कहते हैं ना कि इसका एग्जांपल आप बताइए, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटा आपके पास दैट इज 1H1, दूसरा बेटा आपके पास दैट इज 1H2 और तीसरा बेटा आपके पास है 1H3। ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है बेटा और ये ट्रिटियम है। इन तीनों के अगर आप देखोगे तो हमारे एटॉमिक नंबर सेम है बट जो मास नंबर है वो हमारे डिफरेंट है और ये एक सेम ही एलिमेंट्स के हैं, तो इसलिए इनको आइसोटोप्स कहा जाता है। फिर आता है बेटा व्हाट आर आइसोबार्स, गिव वन एग्जांपल। तो आइसोबार्स बेटा वो होते हैं जिनका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, और साथ के साथ एक बात आपको ये भी बता देता हूँ बेटा ये डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको मैं, जैसे कि हमारे पास बेटा सोडियम और मैग्नीशियम। देखिए हमारे पास बेटा 1123 होता है और मैग्नीशियम में 1223 बेटा हमारे पास होता है। तो ये लीजिए आपके पास दो मैंने आइसोबार्स यहाँ पे बना दिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा कि व्हाट इज द नेम गिवन टू एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात है, जिनका सेम मास नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो उसको आइसोबार्स कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं दे आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं बेटा। फिर हमारे पास आता है that is name the atoms of a substance having the same atomic number but different mass number and give one example of such a substance and how do the structure of these atoms differ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ बेटा इसके बारे में। सबसे पहली बात बेटा कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है तो उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको 1H1, 1H2, 1H3 के बारे में बता चुका हूं। अगर आप मुझे बोलते हैं इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है तो बेटा आपको मैं ये बता देता हूं कि आइसोटोप्स के अंदर ना जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, और दूसरी बात ये बेटा आपको मैं बता देता हूँ ये चीज भी, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर बेटा सेम है, इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि इसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं सब में डिफरेंट है, पहले में कोई नहीं है, दूसरे में एक है, अगले में दो है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी एंड नेम टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फिनोमिनन है एंड इस फिनोमिनन के अंदर स्पॉन्टेनियस होता है कि एकदम से अपनी मर्जी से एमिशन होती है अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन की फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये जितने भी आपके रेडिएशंस हैं ये एक एटम के न्यूक्लियस से आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग देयर डिके। एग्जांपल बेटा दो यूरेनियम एंड रेडियम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आता है मेरे पास अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट चेंजेस वुड यू एक्सपेक्ट टू टेक प्लेस इन द नेचर ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। आंसर है कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए ऑक्सीडेशन के अंदर ना किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल होते के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीडेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी है उसके अंदर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। तो क्योंकि न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आने वाला इसलिए मेरी रेडियो एक्टिविटी के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है बेटा, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए ध्यान से देखना। अ रेडियो एक्टिव सोर्स एमिट्स 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन, नेम द 3 रेडिएशन। देखो अल्फा बीटा गामा। नेम द रेडिएशन विच आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा जिन पार्टिकल्स में चार्जेस होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, अपने पास से डेविएट करते हैं अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में पास किया जाए। तो गामा पार्टिकल इकलौता है जिसपे चार्ज नहीं होता, लेकिन जो अल्फा है और जो बीटा है उनमें चार्जेस होने की वजह से वो आपके डिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए बेटा इसका आंसर है अल्फा एंड बीटा। फिर नेक्स्ट कहता है नेम द रेडिएशन विच इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। ओके, सो गामा बेटा सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है। नेम द रेडिएशन विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, गामा पार्टिकल। नेम द रेडिएशन विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर, वो है अल्फा पार्टिकल। And name the radiation consisting of the same kind of particles as the cathode rays। बेटा बीटा जो है रेडिएशन वो है बेटा आपको, क्योंकि कैथोड रेस के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड ये रे होती है, तो बीटा रेडिएशन इसमें अप्रोप्रिएट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है बेटा। क्या था? रेडियो एक्टिव सोर्स एमिट्स थ्री टाइप ऑफ रेडिएशन। नंबर वन, नेम द रेडिएशन ऑफ जीरो मास। बेटा ये गामा रेडिएशन है। नेम द रेडिएशन विच हैज द लोएस्ट आयनाइजिंग पावर, गामा। नेम द रेडिएशन विच हैज द लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, वो है अल्फा। गिव द चार्ज एंड द मास ऑफ द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग या कंपोजिंग द रेडिएशन इन पार्ट सी। तो मैंने कहा ये अल्फा है, तो बेटा अल्फा जो होता है ना, उसका जो चार्ज है वो मेरे किसी प्रोटॉन के चार्ज से 2 गुना होता है और प्रोटॉन के मास से 4 गुना होता है। इसलिए बेटा उनके जो मासेस हैं और जो चार्ज है वो ये आता है आपका। नेक्स्ट पार्ट में कहता है बेटा कि व्हेन द पार्टिकल रेफरिंग टू इन पार्ट सी बिकम्स न्यूट्रल, इट इज फाउंड टू बी द फॉर्म ऑफ अ रेयर गैस। देखिए आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को ही अल्फा पार्टिकल कहा गया है। एंड अगर उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन्स जो जो बेसिकली उसमें से निकले हैं, अगर हम उनको प्रोवाइड कर दें वापस, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और वो जो रेयर गैस की बात कर रहा है वो हीलियम गैस की ही यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसका मॉडल बनाने को कहा, तो ये इसका बेटा मॉडल हो गया। फिर वो कहता है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एटम डू दीज रेडिएशन कम। हमेशा न्यूक्लियस से निकलते हैं बेटा, ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में बेटा कहता है कि देखिए यहाँ पर ना आपके पास एक लेड कैविटी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके दिखाया हुआ कि अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, मतलब अवे फ्रॉम यू। एंड उसके बाद बेटा यहाँ पर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है। 3 बेटा इसमें से रेज निकल रही है, एक सीधी जा रही है, एक लेफ्ट गई, एक राइट गई। तो ये कह रहा है कि ABC, मतलब ये बताओ कि इनमें से कौन सा अल्फा बीटा गामा कौन सा है। देखिए बेटा सिंपल सी बात बता देता हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपसे अवे हो, उस केस में लेफ्ट साइड टर्न करने वाला हमेशा आपका अल्फा पार्टिकल होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जाता है। और दूसरी बात बेटा, आपने रेज में ये देखना है कि जो कम डेविएट कर रहा है और जो ज्यादा डेविएट कर रहा है, तो जो ज्यादा डेविएट करता है बेटा वो हमेशा बीटा पार्टिकल होता है, क्योंकि उसका मास कम होता है। और एक वो है बेटा जो आपका ना मतलब आगे जाके टर्न ले रहा है, मतलब क्या कि कम डेविएट हो रहा है अपने पास से, तो वो इसलिए क्योंकि उसका जो मास है वो ज्यादा है और वो अल्फा पार्टिकल होता है। तो इस वजह से बेटा ये वाला जो आप देख रहे हो ये हमारा बीटा है, ये हमारा अल्फा है, और ये जो बीच में से जा रहा है बिना किसी डिविएशन के, मतलब इस पर चार्ज कोई नहीं है, तो ये गामा पार्टिकल है। तो इस तरह से बेटा आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट बेटा इस वाले क्वेश्चन में फिर से वही कहते हैं बेटा ड्रॉ करके बताओ। तो ये बेटा इसका आंसर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। इस बात का आपने बस ध्यान रखना है बेटा कि जब आप अल्फा पार्टिकल दिखाओ, थोड़ा आगे जाके इसको डाइवर्ट करना। बीटा पार्टिकल को पहले ही कर लेना, और गामा पार्टिकल बेटा बिना किसी मतलब डेविएशन के वो आर पार निकल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। नेक्स्ट में भी वही है, बस अब मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हो बेटा कि ये पॉजिटिव वाला जो है नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसलिए बेटा जब बीटा पार्टिकल बनाना है तो उस केस में आप ज्यादा डेविएट करेंगे, अल्फा में कम डेविएट करोगे, और जो गामा पार्टिकल है वो बिल्कुल सीधा चले जाएंगे बिना किसी डेविएशन के। ठीक है, फिर नाम बेटा बस बताना ही है आपने। कहते हैं कि हम जो सोर्स है वो ऐसे लेड कैविटी में क्यों रखें जिसमें छोटी सी ओपनिंग हो, ताकि जो रेडिएशन है वो हर जगह ना फैलता रहे ना। इस वजह से हम एक छोटी सी होल बना के उसको कैविटी में डालते हैं। फिर वो बोलता है कि नेम द रेडिएशन विच इज अनअफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका बेटा, जिसपे चार्ज नहीं होता ना वो ना मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से। सो आंसर है गामा रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं विच रेडिएशन इज डिफ्लेक्टेड द मोस्ट। सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्ट होता है बेटा वो आपका बीटा पार्टिकल है, क्योंकि उसका मास कम है। एंड विच अमंग द 3 रेडिएशन कॉजेज द लीस्ट बायोलॉजिकल डैमेज, वो हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो गामा पार्टिकल करता है बेटा आपका। तो जो पहला है उसका आंसर बेटा बीटा है, और जो ये वाला आंसर है बेटा इसका नाम है गामा। फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन व्हाई अल्फा एंड बीटा आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट गामा रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन सच ए फील्ड। तो सिंपल सी बात बेटा कि अल्फा बीटा दोनों चार्ज पार्टिकल्स है बेटा, चार्ज पार्टिकल से बनी हुई रेज हैं आपकी, रेडिएशंस हैं। बट जो गामा पार्टिकल है बेटा वो अनचार्ज है। ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स उनमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसी वजह से ये सब होता है। नेक्स्ट बेटा, इट इज पॉसिबल टू डिफ्लेक्ट गामा रेडिएशन इन अ वे सिमिलर टू अल्फा एंड बीटा पार्टिकल यूजिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव रीजन। देखिए सिंपल सी बात है, हम कभी भी गामा पार्टिकल को बेटा डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कोई चार्ज नहीं है बेटा। समझने की बात सिर्फ इतनी है, चार्ज अगर पार्टिकल होगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नेक्स्ट बेटा कहता है कि मुझे 4 प्रॉपर्टीज आपको ऑलरेडी दी हुई बेटा, नेचर की, चार्ज की, मास की, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इन तीनों को बेटा आपने इसके बारे में बताना था। देखिए ऑलरेडी आपके सामने मैंने डिस्कस भी किया हुआ काफी बार, और मैंने यहाँ पे टेबल में बनाया भी हुआ, आप आराम से इसमें से देख सकते हो। फिर कहता है अरेंज अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ
आयनाइजिंग पावर तो सबसे ज्यादा बेटा आपकी अल्फा की होती है, सबसे कम आपकी गामा की, इसलिए गामा बीटा अल्फा इस तरह से अरेंज होगा। पेनिट्रेटिंग पावर जो है सबसे ज्यादा जो होती है वो आपकी गामा की होती है, सबसे कम अल्फा की, इसलिए अल्फा बीटा गामा की तरह ये अरेंज होगा। फिर आता है बेटा स्टेट द स्पीड ऑफ ईच अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। तो बेटा अल्फा की बात करें 10⁻7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा बीटा की होती है, बट ऑफ कोर्स 10⁻8 है, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट इतनी नहीं होती। 3 × 10⁸ गामा की है जो एक्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। सिंपल सी बात है बेटा, जहां तक अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं उसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, आपको पता तो है ही है ना बेटा। देखिए अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम दैट इज 2 और ऊपर बेटा 4 आएगा आपके पास यहाँ पे। अब इस कंडीशन में अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेटा हो गए 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए मैं 4 - 2 करूंगा तो बेटा आंसर मेरे पास 2 आ जाएगा। सो बस इसका मतलब यही है कि मेरे पास 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। जहां तक मैं बीटा पार्टिकल की बात करता हूँ बेटा उसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड होते हैं बेटा आपके। एंड गामा पार्टिकल की बात करूँ बेटा उनमें क्या होते हैं फोटॉन्स, हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स जिनका कोई चार्ज नहीं होता, राइट। क्या हाइड्रोजन एटम कभी भी अल्फा पार्टिकल एमिट कर सकती? कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एमिट होने के लिए कम से कम उसके अंदर 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होने चाहिए। तो 1H1 की बात करूं तो उसमें न्यूट्रॉन कोई है ही नहीं आपका, नंबर प्रोटॉन भी एक ही है, तो नहीं हो सकता। सो विच वन अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन हैज द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? बेटा सबसे कम तो ऑब्वियस अल्फा की होती है, सबसे ज्यादा आपकी गामा की होती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है बेटा कि हाउ आर गामा रेडिएशन प्रोड्यूस, मेंशन 2 कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन एंड दैट इज विजिबल लाइट। देखिए बेटा सबसे पहली बात आपको बता देता हूं कि जब भी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल जो है एमिट आउट होते हैं किसी न्यूक्लियस के अंदर, तो उससे मेरा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं होता है, अभी भी उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी होती है। तो अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए वो अपने में से कुछ एनर्जी को एमिट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो जो रेडिएशन होती है उसी को गामा रेडिएशन बोला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आता, बस उसकी एनर्जी में आता है कि इनिशियली हाई एनर्जी होती है, हाईली अनस्टेबल, अपने में से एनर्जी को निकाल दिया तो वो बन गया मोर स्टेबल। मेंशन टू कॉमन प्रॉपर्टीज की बात अगर वो करता है तो सबसे पहली बात तो यही है, बोथ ट्रेवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, सेम स्पीड ऑफ लाइट, विद द सेम स्पीड कहूंगा, स्पीड ऑफ लाइट तो क्या कहूंगा क्योंकि इनका कंपैरिजन ही उसके साथ है ना, विद द सेम स्पीड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया बेटा पहला। दूसरा, बोथ आर ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव। तीसरा अगर बताना हो तो आप ये भी बता सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो ये हो गए बेटा इसके आंसर। नेक्स्ट कहता है बेटा एन अल्फा पार्टिकल कैप्चर्स 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए सिंपल सी बात बताता हूं पहले मैं, अगर मैं बात करता हूं ना एक अल्फा पार्टिकल की, तो He24 डबली आयनाइज्ड, तो ये बेटा अल्फा पार्टिकल है। अगर आप उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो एक पॉजिटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो मतलब ये कि अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये हट जाएगा। तो अब क्या है, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम में बस ये, और अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे तो ये वाला हट जाएगा। तो जैसे अब ये वाला हटेगा बेटा आपका, ठीक है, अब क्या होगा आपका, ये वाला हट जाएगा, तो उस कंडीशन में बेटा क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रल हीलियम एटम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी रेडिएशन जो टेक प्लेस करती है वो क्योंकि न्यूक्लियस से टेक प्लेस करती है, मतलब कोई भी रेडिएशन निकलेगी तो न्यूक्लियस से ही निकलेगी, इसलिए इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कहता है बेटा कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक्स प्लेस इन अ न्यूक्लियस व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। देखिए बेटा सिंपल सी बात है, आपके सामने यहाँ पे है भी, एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बाकी मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी एक बेटा न्यूक्लियस है या कोई एटम है, नीचे Z है और ऊपर बेटा A है आपका, अगर उसमें से बीटा पार्टिकल बेटा निकलता है दैट इज -1 एंड 0, तो उसका जो चार्ज नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ना इसको हटाकर नया कोई लिखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए Y है, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात ये कि इसका जो मास नंबर है बेटा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसका जो
एटॉमिक नंबर है दैट विल बी इंक्रीज बाय 1। नेक्स्ट ये कहता है बेटा कि अब बताइए स्टेट वेदर द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर कंजर्व्ड इन ए रेडियोएक्टिव। बेटा देखिए आंसर तो ये है कि मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, बट हाँ चार्ज नंबर आपका चेंज हो रहा है, इसलिए बेटा ये कंजर्व नहीं होता है आपका। पूरा रिएक्शन कंजर्व होता है, यस पूरा रिएक्शन कंजर्व होगा आपका। अदरवाइज अगर एक न्यूक्लियस की बात करूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये A certain radioactive nucleus emits a particle that leaves its mass number unchanged। ठीक है, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट एटॉमिक नंबर बढ़ता है 1 से। आइडेंटिफाई करो, भी बीटा पार्टिकल के बारे में बताया था, वही इसका बेटा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर बेटा समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 12A के जो फर्स्ट 26 क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।